हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के अंदर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसके अंदर इंटरफेरेंस टर्म का भी जिक्र होगा, इसके अंदर इंटेंसिटी का भी जिक्र होगा, इसके अंदर दो वेव्स का जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसका भी जिक्र होगा, कब चीजें मैक्सिमाइज होती हैं, कब चीजें मिनिमाइज होती हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना समय लगाए आपको लेकर के चलता हूं इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर। और मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि अगर आपने पिछले क्लासेस को मिस भी कर दिया है ना, तो भी ये चैप्टर की डिमांड ऐसी है कि हर टॉपिक में पिछले वाले का लिंक है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं सारी चीजें पुरानी वाली भी कवर अप करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे आते हैं, हम बात करने वाले हैं बेसिकली पाथ डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस से भी ज्यादा फेमिलियर हम जिस टर्म से होते हैं ना, वो होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। और फेज डिफरेंस को ना समझना काफी आसान लगता है सबको, ठीक है। होता भी आसान है, कोई दिक्कत वाली ऐसा सच बात होती नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में एक वेव का मैंने बना के रखा है पैटर्न कुछ इस तरह, ठीक है। और जो दूसरा वाला वेव है ना भाई साहब, वो चलो मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलेगा आपको इतना? तो ये दो वेव्स हैं। अब आप यहीं पे ना सेम कार्यक्रम करते हैं दूसरे वाले सेटअप के लिए भी। मतलब मैं सेम ही डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन क्या होगा ना कि इस बार जो डिफरेंस है ना, उसको आई विल नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फेज, बट आई विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पाथ का डिफरेंस, ठीक है। फेज का डिफरेंस मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? फेज का डिफरेंस मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। तो फेज का मतलब हो जाता है एंगल, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो सटीक है। फेज का मतलब फिर क्या हो जाएगा? एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ग्राफ मैंने सेम बना के रखा है ग्राफ जो है वो मैंने क्या कर रखा है? सेम सेम बना के रखा है, ठीक है। अब देखते हुए चलते हैं कि कैसे अपन डिफरेंसेस को नोट करेंगे। तो ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे खत्म होगा, तो ये 2 पाई होता है, बोलो हाँ कि ना? तो 0 से स्टार्ट करा, 2 पाई पे खत्म करा, तो ऐसे क्या बीचों बीच क्या आ जाएगा सर? पाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 से पाई का जो आधा होता है ना, ये पाई आ जाएगा। 0 से पाई का जो आधा होता है ना, वो होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला वाला ग्राफ है, जो पहला वाला वेव है, रेड वाला जो वेव है वो 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो व्हाइट वाला वेव है ना, वो पाई बाई 2 पे स्टार्ट हो रहा है। तो फिर आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो फेज का डिफरेंस है, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज का डिफरेंस है वो आ रहा है सर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर है। यहाँ पर जो फेज का डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब वहां पे अपन जरा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। यहाँ पे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वेव लेंथ, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म किस पे हो रहा है सर? लैम्डा पे खत्म हो रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर के लैम्डा पे खत्म हो रहा है, बीच में करेंगे तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, लैम्डा पे खत्म होगा। देखो एक वेव है ना, पूरा एक वेवलेंथ हो जाएगा। एक वेवलेंथ बोले तो लैम्डा के बराबर। भाई आधा वेवलेंथ बोले तो सर फिर तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आई मेरी बात समझ? सर बाकायदा आ गई। अब क्या है? 0 ये हो गया, लैम्डा बाई 2 ये हो गया, तो इसके बीचों बीच अगर अपन चढ़ेंगे तो लैम्डा बाई 4 तक की कहानी जो है ना वो अपने हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ग्राफ सेम है, ग्राफ में कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन मतलब ग्राफ ऐसा ये वाला है वही ग्राफ ये वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करें ना तो इन दोनों वेव्स में एक डिफरेंस तो आ रहा है। दोनों वेव्स क्या सेम जगह पे स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं सर। देखो अगर दोनों वेव सेम जगह पे स्टार्ट होती ना तो कहानी कुछ ऐसी रहती है। अगर दोनों वेव सेम जगह पे स्टार्ट होती है ना तो कहानी कुछ इस तरह की रहती है। ये रहा पहला वाला वेव और चल ये रहा दूसरा वाला वेव। दोनों का एम्पलीट्यूड में अंतर है, दोनों के हाइट्स में जो है वो अंतर बाकायदा है, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग एकदम सेम जगह पे हो रही है। तो फिर इसमें अपन कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई एंगल में डिफरेंस है, ना ही कोई पाथ में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब जो ऊपर वाले आपको दोनों ग्राफ नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको क्लियरली समझ में आता है कि भाई देखो यार,
अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम चीज अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अंतर है ना, उस दोनों वेव्स के अंतर को मैंने एक्सप्रेस करा है इन टर्म्स ऑफ फेज का डिफरेंस, मतलब एंगल का डिफरेंस, तो π/2 हो चुका है। और यहाँ पे मैं उसी डिफरेंस को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है क्या सर, पाथ का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है सर, पाथ का डिफरेंस, बोलो हाँ कि ना। यहां पर इसे कहा जाता है पाथ का डिफरेंस, और जो पाथ का डिफरेंस है वो होता है λ/4 के बराबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फेज डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पाई, और जो पाथ का डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये दोनों फंडे आप लोगों के दिमाग में क्लियर है क्या? यस सर, ये दोनों फंडे सुप्रीम तरह से अपने दिमाग में क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब उसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, वो इंटरफेरेंस टर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं भाई थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले ये वाला फंडा क्लियर कर लो। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, स्क्रीन से मैं हट गया ना, तो स्क्रीनशॉट तो लेके रख लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो ये टर्म है ना, वो मैंने आपको समझा दिया कि हाँ ठीक है, पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों के लेंथ में डिफरेंस, वो भी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस करा जाए तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर। अब बात करते हैं बेसिक आइडिया की। तो इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ वी टेक द मैक्सिमम इंटेंसिटी एज k टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब कई लोग सोचते हैं यार ये चीज कहां से आ गई, ये k क्या है, a क्या है, b क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है। तो बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर देख के नहीं रखा होगा, इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। तो मैं आपको नहीं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो होता है क्या ना, किसी भी वेव की जो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं कोई स्पेशल टॉपिक का नाम तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्पेशल टॉपिक का नाम नहीं लिखा गया ना, तो मतलब ये ज्ञान बह रहा है पूरा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान भी नहीं है वैसे। एक्स्ट्रा ज्ञान तुम समझ लो कि भाई ऐसी कोई चीज जो कि अपने अभी काम की नहीं है, ना ना ना, काम की एकदम शानदार तरह से किसी स्पेशल टॉपिक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आती है ये, ठीक है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल किसके होती है सर, ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल किसके होती है सर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जरा अपन गौर करके चलेंगे। तो यहां पे क्या होता है ना कि इंटरफेरेंस, जब आप इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो दो वेव्स का आपस में समागम हो रहा है, ठीक है। तो जब इंटरफेरेंस होता है तो फिर वो कायदे से होता है दो तरह का, मैं इस बारे में आपसे बात कर चुका था। जब इंटरफेरेंस होगा वो कायदे से होगा दो तरह का, या तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो फिर होगा सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मैं इसमें ना इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। अब अपन देखते हैं यहां पे, पहले अपन बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले अपन यहां पे बात कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहले अपन यहां पे बात कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके बाद में अपन जो बात करेंगे ना वो करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो लाइट चमक उठी भाई, ये बात तुमको समझ में आ रही है क्या? अगर दो लाइट सोर्सेस के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब वहां पे जो लाइट है ना वो एकदम चमक रही है। तो लाइट जब चमक रही होगी तो जो लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा मैक्सिमम। जब लाइट चमक रही होगी तो लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपन बस ये चीज कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोलेंगे अपन, क्या एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, ठीक है। ओके सर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन क्या बोलेंगे, आर जो है ना दिस इज मैक्सिमम, आर जो है ना दिस इज मैक्सिमम। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद 2ab cos phi, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, ठीक है। तो जब आर मैक्सिमाइज हो रहा है ना तो उसका मतलब क्या है कि cos phi भी क्या हो रहा है सर, मैक्सिमाइज, ठीक है। आर अगर मैक्सिमाइज हो रहा है ना मतलब cos phi क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज। cos phi की मैक्स वैल्यू क्या होती है सर, +1। तो आर मैक्स अगर अपन को निकालना है तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, ये अपने पास में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos phi की तो वैल्यू 1 हो चुकी है। तो आर मैक्स अपने पास में क्या होगा ना भाई साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा सर, a प्लस बी बचेगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा सर a प्लस बी के बराबर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम है,
तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट आ रही है ना उसका जो एम्पलीट्यूड है भाई वो बहुत कम है। देखो अगर लाइट की चमक बहुत तगड़ी है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, और इंटेंसिटी तगड़ी तभी होगी जब एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत बेकार है तो लाइट की इंटेंसिटी बेकार तभी होगी जब एम्पलीट्यूड उसका बहुत बेकार होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये इसका मसला होता है। तो आर मिनिमम, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, ठीक है। नाउ r becomes minimum, तो r becomes minimum when cos phi becomes minimum, r becomes minimum when cos phi becomes minimum, और cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर, वो तो -1 के बराबर होती है, ठीक है। तो cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो तो -1 के बराबर होती है। तो r मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। भाई साहब cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई है क्या, तो -1 हो गई है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर निकालो तो a माइनस बी बन जाएगा। तो r मिनिमम क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है सर, ये वाली बात बाकायदा समझ में आ गई, ठीक है। मैं चाहूंगा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तब जाकर के तुमको ये जो पहला वाला बुलेट पॉइंट है ना वो समझ में आएगा, ठीक है। भाई बुलेट पॉइंट में जो चीजें लिख करके रखी है ना वो लग रही हैं छोटी, लेकिन इसके अंदर वही होता है कि छोटा पैकेट और धमाका बड़ा है इसके अंदर, तो वही इसके अंदर मसला है। तो आपको ये जो लिखा है ना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है k टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे इससे नहीं काटना है भाई, ये जो लिखा है ना इसके अंदर कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू के, ठीक है। तो ऐसा आया कैसे, मैं तुमको वो चीज क्लियर करने वाला हूं। तो पहले एक काम करो, सबसे पहले उम्दा तरह से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुमको दिखाता हूं कि मैक्सिमम कैसे होती है इंटेंसिटी और मिनिमम भी कैसे होती है इंटेंसिटी। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब जरा आ जाओ, आर मैक्स क्लियर है और आर मिन तुमको क्लियर है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है ना वो मैक्सिमम तब होगी when it is, देखो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी मैक्स है इसका मतलब आर मैक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के टाइम्स, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू के टाइम्स, अब देखो भाई आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स मतलब ए प्लस बी, आर मैक्स क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी। तो आर मैक्स अभी निकाल चुके थे ए प्लस बी, आर मैक्स का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही तो यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब के टाइम्स ए प्लस बी का स्क्वायर, तो के टाइम्स ए प्लस बी का स्क्वायर। और अगर आपसे बात की जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोग जानते हैं क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इज मिनिमम, तो मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर मिन का स्क्वायर, इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर मिन का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल्स टू के टाइम्स, अच्छा आर मिन क्या होता है अपने पास में, a माइनस बी, तो आर मिन का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, यस सर, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी चीज क्लियर होती है कि अच्छा ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है सर, k टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देन द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, अगर ऐसा होता है ना कि देखो जब इंटरफेरेंस हो रहा है ना तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ऐसे फ्रिंजेस बनती हैं, कहीं पे ब्राइट बनेगी फिर ऑल्टरनेटिव फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो ये ब्राइटनेस की बात हो रही है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि जब लाइट की ब्राइटनेस बहुत तगड़ी है तो उसका मतलब इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट ब्राइटनेस, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में। इसका आपको पूरा जो इसका मैटर है ना वो आपको समझ में आता है कि इसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और जब आपसे इंटेंसिटी मिनिमम हो चुकी है ना तो इसका मतलब क्या है, डार्कनेस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइट बहुत ही कम है या तो एकदम ना के बराबर मान लो। अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंप्लीट टू कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तब तो गई भैया, लाइट है ही नहीं वहां पे, ठीक है। डार्कनेस एंड डार्क फ्रिंजेस,
डार्कनेस एंड डार्क फ्रिंजेस की बात हो रही है, डार्कनेस एंड डार्क फ्रिंजेस की बात हो रही है, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से इस बात पे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास में एक स्क्रीन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे क्या होता है ना सर, स्क्रीन पे ऐसा होता है कि भाई जब आप बात करोगे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पे यही वाली बात समझ में आती है। जब आप बात करोगे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पे यही वाली बात समझ में आती है कि ब्राइट फ्रिंज भी बनेगी और डार्क फ्रिंज भी बनेगी, ठीक है। वहां पे क्या मैटर समझ में आता है सर, कि ब्राइट फ्रिंज भी बनेगी और डार्क फ्रिंज भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली। देखो जहाँ पे ब्लैक पोर्शन है तो वो तो ऑब्वियसली फिर वो डार्क फ्रिंज के लिए है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ऊपर अपने पास में आता है ब्राइटनेस, ठीक है, मान लो ऊपर अपने पास में क्या है, ब्राइटनेस आ गई है। तो ब्राइटनेस क्या है, पूरी आएगी सर, पूरी, ठीक है। ब्राइटनेस कैसी आएगी सर, पूरी ब्राइटनेस आएगी, ये पूरी ब्राइटनेस आ गई इसके अंदर। एक सेकेंड, फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, डार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, ब्राइट, इसके नीचे वाले में क्या हो जाएगा सर, ब्राइटनेस। फिर ये वाला डार्क हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाले में क्या हो जाएगा सर, ब्राइटनेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस, ऊपर वाला डार्क। फिर इसके नीचे वाले में फिर से ब्राइटनेस आ जाएगी, यस सर बिल्कुल आ जाएगी ब्राइटनेस, और नीचे वाला फिर से क्या हो जाएगा, डार्क। तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न जो है ना वो नजर में आता है कहाँ पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये तो बड़ा उम्दा बन गया भाई, है ना, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज बट दिस इज डार्क, दिस इज ब्राइट बट दिस इज डार्क, दिस इज ब्राइट बट दिस इज डार्क। आगे ना मेरी बात समझ में, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऐसे बनते हैं। तो जब आप इसमें ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे तो आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि ब्राइट फ्रिंजेस में क्या हो रहा है सर, ब्राइट फ्रिंजेस में हो ये रहा है कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कैसा है सर, मैक्सिमम है। और जब आप डार्क फ्रिंज की बात करोगे तो डार्क फ्रिंज में बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी इज मिनिमम। अगर आप डार्क फ्रिंज की बात करोगे तो डार्क फ्रिंज में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज मिनिमम एंड रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना सर, दैट इज ऑल्सो मिनिमम। अरे बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या, यस सर बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आई मेरी बात समझ के नहीं आ गई, यस सर ये वाला फंडा बाकायदा पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे अपने पास में फ्रिंजेस बन जाते हैं, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस। ये होता है स्क्रीन पे, दिस इज बेसिकली द स्क्रीन जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को पहली बात तो अपन आई सब्सक्रिप्ट आर से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला ऐसा आता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई सब्सक्रिप्ट आर इज पहले वाले की इंटेंसिटी, ये मैं न्यूमेरिकल्स में भी करवा चुका हूं, दूसरे वाले की इंटेंसिटी प्लस उसके बाद में क्या आता है, एक आता है इंटरफेरेंस टर्म I12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीजें आपके लिए पहले क्लियर कर दूं कि जो I1 है ना, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स 1, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स। जो आपको I2 नजर आ रहा है ना, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सोर्स, ठीक है। आपको जो I2 नजर आ रहा है ना, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स, मतलब सोर्स नंबर 2। और जो आपको I12 नजर आ रहा है ना, दिस इटसेल्फ इज द इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। ये जो आपको I12 नजर आ रहा है ना, दिस इटसेल्फ इज द इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। अरे बोलो हाँ कि ना, यस सर ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे इंटरफेरेंस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यही चीज तो काम आएगी बेटा अपने को। इंटरफेरेंस टर्म जो है ना I12, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 उसके बाद कॉस ऑफ फाई, ठीक है। अरे बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अब ये इंटरफेरेंस टर्म पे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि जीरो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम है तो क्या होगा, अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू I12 की वैल्यू अगर मिनिमम है तो क्या होगा, और अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू, अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मान लेते हैं कि जीरो है तो क्या होगा।
तो यहाँ पे तो पहली बात तो कुछ नहीं होगा। आखिरी वाले में अगर जीरो इंटरफेरेंस टर्म है, भाई इंटरफेरेंस टर्म नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ये सारी बातें किससे मालूम चलने वाली है अपन को, इंटरफेरेंस टर्म को देख के मालूम चलने वाली है, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मान ले मैक्सिमम है, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है ना, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, which results into bright fringes, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मान ले मिनिमम है, तो इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मिनिमम है, तो फिर दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मैं बोल रहा हूं बार बार, दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू जो है ना, मतलब जीरो, मतलब फिर इंटरफेरेंस टर्म अगर डिस्ट्रक्टिव वाला जा रहा है तो फिर यहाँ पे बनेगा फिर अपने पास डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। और अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू जीरो है, देयरफॉर नो इंटरफेरेंस अकर्स एट ऑल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर नो इंटरफेरेंस अकर्स एट ऑल। इसका मतलब क्या होता है सर, कि यहां पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेकर के आते हैं एवरेज इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें पूरी क्लियर हो चुकी हैं, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। अब क्या है ना, ये जो अपने पास डायग्राम था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम अपने पास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तब आ रहा है जब इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने शो करके रखा है ना पूरा, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये जो अपन ने यहां पर पूरा बकायदा बना करके रखा है ना, ये दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये जो हमने बना करके रखा है, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो हमने बना करके रखा है, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये जो हमने बना करके रखा है, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब इसी पर तो अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर मान ले इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर इंटरफेरेंस होता ही नहीं तो फिर वो इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप ही नहीं होता, बोलो हाँ कि ना। अगर मान ले इंटरफेरेंस नहीं होता तो वो जो पैटर्न आपको नजर आया था ना, इंटरफेरेंस पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेट अकरेंसेज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आप यहाँ पे ये चीज भी लिख लीजिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न है क्या। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरफेरेंस पैटर्न is the occurrence of alternate dark and bright fringes. Interference pattern is the occurrence of alternate dark and bright fringes. Interference pattern is the occurrence of alternate dark and bright fringes. Interference pattern is the occurrence of alternate dark and bright fringes on the screen. स्क्रीन पर जो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती है ना, उसका जो अकरेंस है ना, दैट पैटर्न इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इस बात को नोट कर लिया, बहुत ही गहरी बात है बेटा ये, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, YDSC में इसी का बोलबाला होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी का बोलबाला होता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ वी टेक द मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस मच एंड द मिनिमम इंटेंसिटी एज दिस मच, देन द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज दिस मच, ठीक है। अब यहां से ना एक बहुत ही तगड़ा कंक्लूजन मैं निकालने वाला हूं, उस पर बस आपको अच्छे से गौर करना है, ठीक है। देखो होता क्या है ना, इंटरफेरेंस जब हो रहा है कम से कम 2 सोर्स ऑफ लाइट तो चाहिए ना, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं इंटेंस, तो 2 सोर्स ऑफ लाइट अगर आ गए तो फिर दोनों की इंटेंसिटी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, पहले हम जरा बात कर लेते हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, K टाइम्स A का स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से अपन क्या निकालने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सोर्स, ठीक है। उसी तरह से अपन क्या निकालने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सोर्स। तो जब सेकेंड सोर्स की अपन इंटेंसिटी निकालेंगे ना I2, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, K टाइम्स B का स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया चल रहा है क्या सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्टिव साइड की बात करेंगे, जब आप ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, तो फॉर ब्राइटनेस की अगर बात की जाए तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्स क्या आ चुका है अपने पास में, K टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर।
ये बढ़िया लग रहा है सर, बिल्कुल आ चुका है। और जब डार्कनेस की बात करेंगे, डार्कनेस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात करेंगे, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हो चुकी है मिनिमम, और मिनिमम इंटेंसिटी हो चुकी है सर k टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फंडे बाकायदा पूरे दिमाग में आपके सही से क्लियर हो चुके हैं क्या सर? बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना क्या चीज होती है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब क्या होता है ना, आपको निकालने हैं एवरेज इंटेंसिटी। आपको क्या निकालना है सर? एवरेज इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, मान ले अगर इंटरफेरेंस चल नहीं होता, मान लेते हैं कि इंटरफेरेंस चल नहीं होता, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता ना, तो पता है क्या होती है इंटेंसिटी? I1 मतलब k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर, ये होती है इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन एवरेज में क्या होता है, अगर आपको एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम अपॉन 2, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है क्या, तो अपने पास सर ये है k टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटेंसिटी मिनिमम क्या है अपने पास में? k टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर? नीचे अपने पास में आ जाएगा 2, ठीक है। बढ़िया लगा क्या? यस सर, बिल्कुल बढ़िया लगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी एवरेज निकल रही है बेटा, एवरेज। और याद रखना, दो सोर्स इंटरफेरेंस करवाना है तो उसके लिए दो सोर्सेस का होना लाजमी है भाई। अगर दो सोर्सेस नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। जो दो सोर्सेस थे, अगर पहले वाले की इंटेंसिटी अपन चेक करें तो k टाइम्स a का स्क्वायर, दूसरे वाले की चेक करें तो k टाइम्स b का स्क्वायर। अब तो माना मैंने कि चल इंटरफेरेंस हो चुका है, ठीक है, तब मैं निकाल रहा हूँ उसकी एवरेज इंटेंसिटी। तो अब देख क्या होता है, k टाइम्स, एक काम करो ना, k कॉमन निकालो, ठीक है। तो k कॉमन निकालोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो पहले तो अपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कर देंगे 2ab, क्या कर देंगे सर? प्लस कर देंगे 2ab। उसके बाद करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे अपन क्या कर देंगे सर? 2 कर देंगे, नीचे अपन 2 कर देंगे, ठीक है। 2ab प्लस का 2ab माइनस का गया ये निपट, ठीक है। तो इंटेंसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू भाई k टाइम्स, देखो क्या होता है, k टाइम्स ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या है सर? 2 है, ठीक है। नीचे अपने पास में क्या है सर? 2 है। ये वाला 2 जाएगा निपट। अब आ रही है बहुत ही जबरदस्त बात सामने, ठीक है। क्या आ रही है सर? ये हो जाएगा सर k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो यहां से ना, जैसे आपने एवरेज निकाला ना इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी अपने पास क्या आ जाएगी सर? देखो k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर। भाई ये k a का स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले की इंटेंसिटी, ओके। और k b का स्क्वायर क्या होता है? दूसरे वाले की इंटेंसिटी, ओके। अब इसका मतलब ये है, सुनो मेरी बात, अगर मान लो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता, मान ले कि कोई ऐसा मसला ही नहीं है, अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता तो इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती सर? I1 प्लस I2 करके, बिकॉज कोई इंटरफेरेंस तो है नहीं ना। तो अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर इंटेंसिटी कैसे निकलती है सर? I1 प्लस I2 मतलब k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर। लेकिन एवरेज की जब बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये एवरेज मैं तब निकाल रहा हूं जब इंटरफेरेंस हो चुका है। दिस एवरेज इज इवेल्युएटेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। आफ्टर दिस एवरेज इज इवेल्युएटेड आफ्टर द occurrence of interference, ठीक है। this average is evaluated after the occurrence of interference। अब ना 2 मिनट मेरी बात को तरीके से सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब इंटरफेरेंस मान लो कि नहीं हो रहा होता, ठीक है, मान लो कि जब इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता तो इंटेंसिटी क्या होती? k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर। बट मैंने क्या बोला कि भाई इंटरफेरेंस तो हो गया, और इंटरफेरेंस हो गया उसके बाद भी इंटेंसिटी क्या आ रही है? k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई एनर्जी डेवलप हो रही है, और ना ही इसका मतलब ये है कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। इंटरफेरेंस के होने पे ना ही एनर्जी का इंक्रीज है, ना ही एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, ना ही एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ना ही एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो सर इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस में बस ये हो रहा है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है सर? कि एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। उसमें क्या होता है ना कि जो एनर्जी है ना फ्रॉम द डार्क फ्रिंजेस, वो ट्रांसफर कर दी जाती है टुवर्ड्स द ब्राइट फ्रिंजेस। ये वाला चमका दिमाग में। तो जब भी इंटरफेरेंस होगा तो कभी ये मत सोचना कि एनर्जी बनेगी, ना ही एनर्जी बनती है और ना ही एनर्जी जो है वो लॉस होती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाती है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रही होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ द डार्क रीजन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द ब्राइट रीजन। आई मेरी बात समझ में? डार्कनेस से एनर्जी खींच ली गई तभी
तो वो डार्क है, और ब्राइटनेस को एनर्जी दे दी गई तभी तो वो ब्राइट है। आई मेरी बात समझ? पक्का? तो इंटरफेरेंस में सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का ना ट्रांसफर होता है फ्रॉम द डार्क फ्रिंजेस टू द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे। अब एक बहुत ही खूबसूरत सी स्लाइड यहाँ पे है, सब कुछ लिख के रखा है तुम्हारे लिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, वो भी जल्दी। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई इंटरफ्रेंस हो चाहे ना हो, जो एवरेज इंटेंसिटी है वो सेम रहने वाली है, के टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस के टाइम्स बी का स्क्वायर। इतनी बात पूरी क्लियर है। तो मैंने उसी के दम पे ये कहा था कि देयरफॉर इन द इंटरफ्रेंस, देयरफॉर इन इंटरफ्रेंस किसी भी तरह के एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है, ना ही डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। देयरफॉर इन इंटरफ्रेंस no energy, therefore in interference no energy is either produced or destroyed, ठीक है। therefore no energy is either produced or destroyed, no energy is either produced or destroyed, no energy, कोई एनर्जी ना ही प्रोड्यूस हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, वो तो सिर्फ क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। द इंटेंसिटी इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड, द इंटेंसिटी इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड, द इंटेंसिटी इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है सर, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ डार्कनेस टू द रीजन ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। फ्रॉम द रीजन ऑफ डार्कनेस, फ्रॉम द रीजन ऑफ डार्कनेस टू द रीजन ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। डार्कनेस वाले एरिया से एनर्जी ली जा रही है और ब्राइटनेस वाले एरिया को एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो देयरफॉर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन इज कंप्लीटली फॉलोड, ठीक है। मतलब एनर्जी क्रिएट नहीं करी, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं करी, वो सिर्फ ट्रांसफर कर दी फ्रॉम द डार्क रीजन टुवर्ड्स द ब्राइट रीजन। तो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, therefore the principle of conservation of energy, therefore the principle of conservation of energy is completely and properly followed, ठीक है। therefore the principle of conservation of energy is completely and properly followed। यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो, तो इसी बात को फिर अपन ने यहाँ पर भी तो लिख करके रखा हुआ था ना यार, देख लो यहाँ पे। तो इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस, तब भी इंटेंसिटी वही थी, और इंटरफेरेंस होने के बाद भी एवरेज जो इंटेंसिटी है वो सेम की सेम है। इसका मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, ना ही डिस्ट्रॉय हुई, वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ठीक है। यह सही वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब अपन बढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। अब अपन कहाँ पे आने वाले हैं सर? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस, ठीक है। एक तरह से बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे तो डेवलप होगा अपने पास एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, ठीक है। और पाथ डिफरेंस के बेसिस पे ही ना अपन फ्रिंज के विड्थ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन निकाल लेंगे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। तो अपन जरा उसके ऊपर आते हैं, आ जाए शुरू करें पूरी कहानी। तो अपन आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ के डिफरेंस के ऊपर। हेडिंग जो है ना डेरिवेशन की वो ये डाल दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ का डिफरेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ का डिफरेंस, रेडी हो? मतलब जो प्रॉपर अपने पास जो फ्रिंज विड्थ का फंडा आता है ना वो तो वाईडीएससी में आता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये पाथ का डिफरेंस समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेशन निकलने वाला है इस बार, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ पाथ डिफरेंस है बेसिकली। तो एक काम करोगे, तुमने कॉपी में लिख लिया है ना, तो हल्का सा चेंज है, बस हल्का सा चेंज है, एक्सप्रेशन कर लो, ठीक है। पक्का पक्का पक्का, अब इसको चेंज नहीं करवाऊंगा, पक्का, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पाथ का डिफरेंस करें, शुरुआत दे दें इसको। देखो भाई डायग्राम चेक करो एक बार तुम, डायग्राम क्या प्यारा सा है। देखो अगर तुम्हें डिफरेंस निकालना है तो ऑब्वियसली एक ही चीज में कैसे डिफरेंस निकालोगे? देयर हैज टू बी टू एंटिटीज ना, देयर हैज टू बी टू सेटअप्स ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास एक ना ये स्लिट वाली स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक छेद यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर है, तो इन दोनों से लाइट जो है वो निकल सकती है, ठीक है। और ये जो है ना इसको अपन बोलते हैं स्क्रीन, और ये जो है ना सर इसको अपन क्या बोलेंगे सर? इसको अपन बोलेंगे स्क्रीन। मुझे माफ करना,
ये है अपने पास में स्क्रीन और अपने पास स्लिट वाला प्लेन है, ठीक है। तो स्लिट वाले प्लेन में क्या है, दो स्लिट है, दो छेद बने हुए ए और बी, और यहां से फिर निकलने वाली है लाइट। अपन पी वाले पॉइंट पे पूरा कार्यक्रम चेक करेंगे। अब मैं तुमको प्रॉपर्ली बताऊं पाथ का डिफरेंस क्या होता है। तुम देखो पी वाले पॉइंट पे जो लाइट है ना वो कहां से आ रही है, पी वाले पॉइंट पे जो लाइट है वो पॉइंट ए से आ रही है और पॉइंट बी से आ रही है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल देंगे लाइट फॉल्स ऑन पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन। लाइट जो है ना, लाइट फॉल्स ऑन पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन फ्रॉम, कौन कौन से पॉइंट से आ रही है, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो लाइट जो है ना वो पॉइंट ए से आ रही है और पॉइंट बी से आ रही है, और कहां पे गिर रही है सर, पॉइंट पी पे गिर रही है, ठीक है। तो देखो गिर तो रही है पूरे स्क्रीन पे, अरे हर जगह पे गिर रही है, सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ पी वाले पॉइंट पे डायरेक्टेड लाइट जा रही है, भाई पूरे स्क्रीन पे लाइट रेस गिर रही है। पर मैं तो क्या है सिर्फ पी वाले पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। किसकी बात करना चाहता हूँ सर, सिर्फ मैं पी वाले पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑन पॉइंट पी, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द पाथ का डिफरेंस, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द पाथ का डिफरेंस ऑन द पॉइंट पी, मैं आपसे अगर ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द पाथ का डिफरेंस ऑन पॉइंट पी, तो सर वो पाथ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, देखो बड़े लाइन में से छोटी लाइन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप पी वाले पॉइंट की बात करें तो पी को लाइट कहां कहां से रिसीव हो रही है, सर ए से रिसीव हो रही है और सर बी से रिसीव हो रही है, ठीक है। तो जब पॉइंट पी पे लाइट रिसीव हो रही है ए से और बी से, तो भाई लंबा पाथ किसका है सर, बी से लेकर के पी तक का पाथ लंबा है, ठीक है। तो अपन इसे क्या बोल देंगे, देखो अगर बी से लेकर के पी तक का पाथ लंबा है तो बी से पी, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे सर अपन, देखो उसके बाद देखो बी से पी लाइट पहुंच चुकी है, अब पहुंचेगी सर ए से पी, ठीक है। तो बीपी में से अपन किसको माइनस कर देंगे सर, बीपी में से अपन माइनस कर देंगे एपी को, अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, पाथ का डिफरेंस। इतनी शानदार जानदार बात है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे निकलता है पूरा पाथ का डिफरेंस, बीपी माइनस क्या हो जाएगा सर, एपी हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा ना वो तो अपन निकाल के पूरा सिखा देंगे। और समझ जाओ इस बात को, पाथ डिफरेंस का जो डेरिवेशन है ये बहुत ज्यादा उम्दा तरह से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि यही अपने को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बकायदा काम आने वाला है, कसम से, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं, यस सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये सेटअप समझ में आ गया। अब यहां पे अपन एक रैंडम पॉइंट का नाम लेके रखा है सी, ठीक है। ये सी को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा इसको, तो सेंट्रल मैक्सिमा इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज सी वाले पॉइंट पे लाइट कहां कहां से आएगी, देखो जरा वाइट से कर दूं क्या, अभी वाइट ही तो है। तो देखो सी वाले पॉइंट पे क्या है कि लाइट आ रही है, पहले ए से आ रही है, उसके बाद बी से भी तो जा रही है। तो इतनी मजेदार चीज है यहाँ पे, जितने देर में ए से लाइट पहुंचेगी उतनी ही देर में बी से लाइट पहुंचेगी। जितना रास्ता ए से सी का है उतना ही रास्ता बी से लेकर के सी तक का है। तो भाई इस सी वाले पॉइंट पर एक ही टाइम पे दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट पहुंच रही तो वो जगह चमक उठेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम ब्राइटनेस, और इस पे पाथ का डिफरेंस जीरो होता है। आप समझ सकते हैं कि सी पे जब निकालूंगा ना पाथ, देखो जब तुमने पी पे निकाला था पाथ का डिफरेंस तो कैसे निकाला था, लंबे में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो बीपी माइनस एपी कर दिया। जब तुम सी पे निकालोगे ना पाथ का डिफरेंस तो तुम करोगे एसी माइनस बीसी, क्या करोगे तुम यहां पर एसी माइनस बीसी कर देना, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि पाथ का डिफरेंस, यहां पे अपन लिख देते हैं कि पाथ का डिफरेंस ऑन पॉइंट सी इज जीरो, बिकॉज पाथ का डिफरेंस जीरो होने का रीजन क्या है, बिकॉज ए से लेकर के सी इज इक्वल टू क्या है सर, बी से लेकर के सी, ठीक है। दोनों का पाथ बराबर है तो देयरफॉर पाथ का डिफरेंस कुछ नहीं है इसके बीच में, तो पाथ का डिफरेंस है जीरो। और सी वाले पॉइंट को अपन कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सी वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं सर, सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज वहां पर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो पॉइंट सी इज कॉल्ड, पॉइंट सी इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। पॉइंट सी जो है ना, पॉइंट सी को अपन कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज सी वाले पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी जो है ना सर वो बिल्कुल मैक्सिमम होती है, ठीक है। बिकॉज इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, बिकॉज सी वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। और इसका रीजन क्या होता है कि दो सोर्सेस से लाइट रेज आ रही हैं एक ही पॉइंट पर और एक ही टाइम पे स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस आर कमिंग, लाइट फ्रॉम
टू सोर्सेज, इसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इसलिए बिकॉज लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज आर इंसिडेंट या आर कमिंग ऑन सी एट द सेम टाइम. On C at the same time, light from two sources are coming at point C and at the same time, not same point but same time. ठीक है. यस सर, ये वाला मसला हमारे दिमाग में पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है. ठीक है, तो सी को बोलते हैं अपन सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद पाथ का डिफरेंस जीरो होता है. पी को अपन एक रैंडम पॉइंट बोलेंगे, पी को अपन एक रैंडम पॉइंट बोलेंगे जहां पे जो पाथ का डिफरेंस है वो लिखा हुआ है बीपी माइनस एपी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सी इज द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, सी इज ऑल्सो टेकन एज, सी इज ऑल्सो क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज सी को अपन नाम क्या दे चुके हैं कि वो अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा है. ठीक है, और सी इज ऑल्सो टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि अपन सारे डिस्टेंसेस जो है ना वो सी से ही मेजर करेंगे. ठीक है, सी इज ऑल्सो टेकन एज रेफरेंस पॉइंट एज नहीं, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आने वाला हर डिस्टेंस अपन कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इटसेल्फ. ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेज, स्क्रीन पे आने वाला हर डिस्टेंस, तो ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द स्क्रीन, ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द स्क्रीन आर मेजर्ड फ्रॉम सी, all the distances on the screen are measured from point C which is the central maxima. भाई क्या तुम्हारे दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? जल्दी से जल्दी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर बात समझ में आ रही है. ठीक है, ये सब चीजें इसका प्री रिक्विजिट है, ये सब चीजें इसका प्री रिक्विजिट है, और अब स्टार्ट होता है पाथ डिफरेंस निकालने का असली प्रोसेस. ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया पूरा फंडा. अब जरा आ जाओ यहां पर. ठीक है, देखो भाई क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में ना एक अपन ने ये स्लेट का प्लेन बना दिया, ये बनाया अपन ने स्लेट का प्लेन, और ये बना दिया है, चलो अपन ने क्या सर, ये बना दिया अपन ने स्क्रीन. ठीक है, तो अब क्या हो गया है यहाँ पर, यहाँ पे अब क्या हो गया है, दो अपन चीजें यहाँ से निकाल लेते हैं. देखो, एक इसको और एक इसको अपन ने यहाँ से निकाल लिया. ठीक है, अब देख क्या होता है ना, इसके बीचों बीच अपन एक पॉइंट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो क्या होता है कि पहले ना लाइट कहाँ से पहुँच रही है, देखो एक अपन रैंडम पॉइंट ले लें अपने हिसाब से. क्या सर, एक रैंडम पॉइंट ले लो ना, पी वाला पॉइंट. ठीक है, इस पे अपन निकालेंगे ना पूरा पाथ का डिफरेंस क्या होता है. तो अब क्या होता है कि ये तेरे पास ए वाला पॉइंट है जहां से लाइट जाने वाली है, बी वाला पॉइंट जहां से लाइट जाने वाली है. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई पहले लाइट जाती है चलो ए से. ठीक है, ए से पी तक गई, ये एक रास्ता बन गया जब ए से पी तक गई है, और उसके बाद जा रही है बी से लेकर के पी तक. ठीक है, एक रास्ता ये बन गया जब लाइट रेस बी से लेकर के पी तक जा रही है. बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर है सर, पूरा फंडा क्लियर है. ठीक है, अब देख क्या होता है, अगर मैं पी की बात करूंगा तो वहां पर तो पाथ का डिफरेंस इज एब्सोल्युटली जीरो सर, सॉरी पी पर तो पाथ का डिफरेंस है. एक पॉइंट लूंगा सेंट्रल मैक्सिमा वाला जो मैं सिखा चुका हूं, वहां पर जो अपन कहेंगे ना पाथ का डिफरेंस वो जीरो होता है भैया. ये अपन लेते हैं एकदम बीचों बीच. ठीक है, ये लिया अपन ने एकदम बीचों बीच, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट पर पाथ का डिफरेंस जीरो होता है, इंटेंसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम. ठीक है, ये कोई लाइट रे थोड़ी है रेड वाली, ये तो बस मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे. ठीक है, ये भी कोई लाइट रे नहीं है, बस मैंने बना के रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ठीक है, चलो भैया, अब अपन हर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे सर, ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन. ठीक है, चलो अब एक काम करो, सुनो मेरी बात अच्छे से, सुनो मेरी बात अच्छे से. यहाँ पे यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है ना, इसको डी बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे. ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना, इस सेपरेशन डिस्टेंस को अपन बोलेंगे कैपिटल डी. ठीक है, इन दोनों के बीच में अपने पास में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको अपन क्या नाम देंगे सर, इसको अपन नाम देंगे कैपिटल डी. ठीक है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपने पास कंस्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, कैपिटल डी के बराबर. ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से. कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो तो अपने पास पॉइंट पी आ रहा है ना, तो उसकी दूरी अपन निकालेंगे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, हर पॉइंट की जो दूरी है ना सर, वो निकाली जाती है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मैंने वही तो कहा था. तो भाई सेंट्रल मैक्सिमा से निकालोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास कुछ तो आएगा, तो अपन इसको एक काम करेंगे, इसको अपन x लेके चल देंगे. इसको अपन क्या मानते हैं सर, x, इसको अपन मान करके चल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो ये अपने पास d था, ये अपने पास पूरा d था, अपने पास ये जो हिस्सा होगा वो d/2 आ जाएगा. ठीक है, ये जो अपने पास में हिस्सा आएगा ये आ जाएगा सर d/2,
और ये वाला जो अपने पास में हिस्सा आएगा ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा सर, d/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा d था तो ये आधे में d/2 आ गया, अपने पास आधे में क्या आ गया सर, d/2 आ गया। अपन को निकालना है पाथ डिफरेंस एट पॉइंट p। ठीक है, तो अब यहां से अपन कहानी को शुरू करते हैं ना इसमें। तो पाथ डिफरेंस किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट p पे निकालना है। तो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट p इज इक्वल टू, भाई साहब यहाँ पे b से लेकर के p करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सर a से लेकर के p तक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसा है नहीं। तो मैं एक काम करूँ क्या, पाथ डिफरेंस को मैं pd लिख दूं क्या यार, पाथ डिफरेंस को मैं pd लिख दूं क्या सर, चलेगा? तो पाथ डिफरेंस इज bp माइनस ap, चलेगा सर। bp माइनस ap लिखते हुए चलो अब तो आगे, bp माइनस ap लिखते हुए चलो अब तो अब आगे। और कहाँ पे निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं, पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, पहले से बता चुका हूँ कि पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। चाहो तो मैं लिख दूं क्या कि वी नीड टू फाइंड द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी। वी नीड टू फाइंड द पाथ का डिफरेंस एट पॉइंट विच पॉइंट P। ठीक है, तो BP माइनस करना पड़ेगा AP। ठीक है, तो B से लेकर के जब P तक अपन जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B से P के लिए क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट को मैं काम करूँ क्या, पावर कर दूं 1/2, चलेगा क्या सर, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ अपने पास क्या हो जाएगा, BP निकालना है ना, तो अंडर रूट ऑफ पहले तो अपन करेंगे यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस अपन क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x प्लस d/2। तो क्या हो जाएगा सर, x प्लस ये अपने पास क्या हो जाएगा d/2, इसका अपन कर देंगे स्क्वायर, और ये सब रूट के अंदर आएगा तो पावर क्या है इसकी 1/2 है, चलेगा सर, बकायदा चलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे अब AP, तो AP अपने पास ये रहा, तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में अगेन आएगा अपने पास में, ये अपने पास में क्या हो जाएगा d का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर, ये वाला हिस्सा, तो x माइनस d/2 क्या हो जाएगा सर, x माइनस क्या हो जाएगा सर d/2, तो x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है सर, पावर में अपन लपेट देंगे कितना, 1/2। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है सर, बकायदा पूरा क्लियर है। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते क्या, पाथ का डिफरेंस। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, यहाँ से काम करो ना, सुनो तो, यहाँ से d का स्क्वायर कॉमन निकालो, और d का स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर कर लेना। तो d का स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर कर लेंगे तो सिर्फ d बचेगा, क्या बचेगा सर, सिर्फ d बचेगा। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया सर, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला है सर, इसके अंदर में से हमने d का स्क्वायर कॉमन निकाला है। ठीक है, तो अगर कॉमन निकाला है इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको डिवाइड में डाल दो, और याद रखना इसकी पावर क्या है सर, 1/2 है। माइनस, अब एक काम करो, इस वाले टर्म में से d का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट चल रहा है, d का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही d का स्क्वायर कॉमन है, अब उस d को बाहर निकाल लो रूट के, तो सिर्फ d बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या बचने वाला है, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर x माइनस d/2 का होल स्क्वायर चल रहा है, भूलेंगे नहीं, और हम d का स्क्वायर कॉमन निकाल चुके थे सर, बिल्कुल कॉमन निकाल चुके थे ना, किसने मना करा है। ठीक है, 1/2 चल रहा है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है, यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करेंगे इसमें अपन, सुनते हुए चलना मेरी बात को अच्छे से। कलर चेंज करता हूँ पहले तो अपन जरा कलर चेंज करेंगे। तो पाथ का डिफरेंस, ठीक है, अब एक काम करो, d पूरा निकाल लो बेटा कॉमन। ठीक है, d कॉमन निकालोगे ना तो अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, और इसकी पावर अपने पास में कितनी है सर, 1/2 है। ठीक है, अच्छा एक काम अपन इसमें और भी कर सकते हैं, बताऊं क्या, कौन सा काम कर सकते हैं इसमें, अपन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बोलती क्या है, मैं एक बार तुमको वो क्लियर कर दूं, उसके बाद तुम्हारे लिए कहानी आसान रहेगी। तो तुम एक काम करो, डेरिवेशन के बीच में या डेरिवेशन के स्टार्टिंग में तुम ना एक चीज़ लिख लेना, जैसे कहते हैं अपन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि अप्लाई करने को मैं सीधे वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ भाई, लेकिन तुम्हें अगर नहीं चमका, बिकॉज मैं ये पहले पढ़ा भी चुका हूँ, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम पहले भी देख चुके हैं, इनफैक्ट 11th में भी इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं हो तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो सर व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ये मैथ्स का टॉपिक था, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने इसको पहली बार ग्रेविटेशन में बहुत शानदार यूज किया था, हालांकि यूज तो इसका एरर्स में भी आया था। ठीक है, क्या है सर स्पेशल प्रॉपर्टी, जरा गौर करना। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, क्या बोला मैंने, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n,
ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का n, ठीक है। ये किसके बराबर होने वाला है सर, इस बात पे गौर करना। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है ना, तो जो पावर है वो चिपक जाता है वेरिएबल के बाजू में आकर के, मतलब दिस बिकम्स 1 प्लस एन एक्स। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, चलेगा इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो जो माइनस है ना वो आके चिपक जाएगा वेरिएबल के बाजू में। यहाँ पर भी अगर n x की वैल्यू n नहीं x, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो यहाँ पर भी ये आके चिपक जाएगा वेरिएबल के बाजू में। और यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो पावर आके यहाँ पे चिपक जाएगा, दिस बिकम्स 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला 4 फंडा बकायदा तरीके से क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये क्लियर है ना तो मैं सेम फंडा वहां पे अप्लाई करने वाला हूं, तो बस आपका पूरा ध्यान चाहिए। उसके बाद तो अपन इसके अंदर धमाका मचा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है। अब बताओ कहाँ मैं किसकी तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है और क्या शानदार चीज लिख के रखी हुई है, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है सर 1/2, ठीक है। अब देख क्या होता है, मजेदार चीज बता रहा हूँ, मजेदार चीज, ठीक है। देखो क्या होता है, 1 प्लस इसको पूरा अपन x मान लें क्या, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो x है इसकी वैल्यू छोटी है, ये d/2 है तो d वैसे ही बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसका भी हाफ करा और भी छोटा हो गया। और इतनी छोटी छोटी वैल्यूज का भी स्क्वायर करेंगे भाई, बहुत छोटा अब हो गया वो बहुत छोटा, ठीक है। और उसको फिर एक बड़ी वैल्यू से, सेपरेशन डिस्टेंस मीटर्स में होता है, तो जब उसको एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे ना तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरी चीज है, मैं एक बार इसको ऐसे हल्का सा एक राउंड मार दूं उसके ऊपर, क्या ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये पूरी चीज 1 के सामने बहुत छोटी है भाई, स्क्वायर मिला करके। ये भी यहाँ भी देखो, ये जो पूरी चीज आपको नजर आ रही है ना, ये 1 के सामने बहुत छोटी है। तो जब चीजें जो 1 में ऐड हो रही हैं अगर उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जिसमें क्या है, जो पावर है ना वो आके वेरिएबल के बाजू में चिपक जाता है। इन चारों कंडीशंस में, इन चारों केसेस में क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी थी तो जो पावर था ना वो आकर के वेरिएबल के बाजू में आकर के चिपकता गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम अब जैसे मैं अप्लाई करूंगा ना यहाँ पे, तो पता है क्या होगा, शानदार चीज होगी भाई, शानदार चीज। सर देखो 1 को बिल्कुल मत छेड़ना, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, इसको बिल्कुल मत छेड़ना। अब हुआ क्या, जो पावर था वो वेरिएबल के बाजू में आके चिपक गया तो 1/2 चिपक गया, तो 2 यहां पे आ जाएगा। भाई आया तुमको समझ, इतना मुझे बताओ तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई क्या। अब थोड़ा सा मैं इसमें और चीजें क्लियर करता हूं तुम्हारे लिए ना, रुको तो, रुको भाई, सब्र करो। यहाँ पे कितना है सर 1, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर है वो वेरिएबल के बाजू में आकर के चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है सर x माइनस का d/2 का होल का स्क्वायर था अपॉन नीचे था d का स्क्वायर, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स d का स्क्वायर। क्या बात है, एक तरफा शानदार जानदार जबरदस्त, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर हो चुका है सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। तो मैं एक काम करो ना, तुम पहले, मैं ये चाहूंगा कि तुम पहले ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो लिख करके रखा है ना, एक बार तुम उसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर तुमको मैं आगे लेकर के चलता हूं, ठीक है सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, अब इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं बिकॉज अब इसकी बारात वहां जाएगी ना। तो अपने पास क्या हो गया भाई साहब, पाथ का डिफरेंस इज इक्वल टू, अब एक काम करें डी कॉमन निकाल लें क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पाथ के डिफरेंस की जब बात चल रही है ना, एक काम करो डी यहां से उचका लो कॉमन, ठीक है। डी जैसे अपन ने उचकाया यहां से कॉमन, तो क्या आ गया 1 प्लस क्या हो गया सर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया सर 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ d का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास में ट्वाइस ऑफ d का स्क्वायर। वहां से अपन ने d तो कॉमन निकाल लिया, अब ये माइनस जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर माइनस का 1। अच्छा अपन ने d तो कॉमन निकाले ना, तो माइनस का 1, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ d का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या सर, ये वाला फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। तो 1 से 1 जो था वो जाएगा निपट, ठीक है। अपने पास अब जो बच रहा है ना अंदर, उसमें से मैं एक काम करना चाह रहा हूं पहली फुर्सत में, भाई यार देखो ना, ये तो निपट ही गया, कहने को 4 टर्म्स थे लेकिन 1 और 1 तो निपट चुके, तो बचेगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, और बचेगा x माइनस
माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। इन दोनों में से एक काम मैं जरूर कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं सर, 2d का स्क्वायर मैं यहां पे नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लूं। क्या तुम बुरा मानोगे? नहीं सर, क्यों बुरा मानेंगे? ठीक है, तो पहले एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट तो लो, क्योंकि डेरिवेशन है बहुत लंबा और डेरिवेशन है बहुत जानदार, तो इसमें जान तो लगानी पड़ती है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, आगे बढ़ा जा सकता है इस पूरी कहानी के अंदर। ठीक है, चलो भैया, तो पाथ का डिफरेंस अब क्या आएगा, तो 2d का स्क्वायर मैं कॉमन निकालूंगा ना, तो 1 बाई क्या बचेगा, 2d। ठीक है सर, क्या बचेगा, 1 बाई 2d बचेगा। तो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, जिसको मैं PD कह रहा हूं, ठीक है, तो ये अपने पास में कितना बचने वाला है सर, ये अपने पास में d, अच्छा 1/2d ना, ये मेरे ख्याल से बच रहा है 1/2d। यस सर, बिल्कुल बच रहा है 1/2d। यस सर, 1/2d। फिर क्या बचेगा, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, करें उसी के ऊपर कहानी को आगे बढ़ाएं क्या? यस सर, बिल्कुल कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x प्लस का डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस का d बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलें सर, तो अपने पास अब क्या आ रहा है, पाथ का डिफरेंस आ रहा है, तो पाथ का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1/2d। ठीक है, अब देख क्या होता है, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज द बेसिक लॉजिक। ठीक है, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर, b स्क्वायर। अपन एक काम और करें क्या, बताऊं तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई कहने को तो वो भी सही चीज है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर माइनस का इसको मानो बी का स्क्वायर, ये पूरा ए मानो ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी मानो बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी और फिर क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा सर, ए और माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स, और ये अपने पास प्लस का डी बाई टू, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, और ए माइनस बी तक की कहानी हो जाएगी। अब जरा गौर करना क्या होता है, डी बाई टू से डी बाई टू गया निपट। ठीक है, तो अपने पास जो पाथ का डिफरेंस बचेगा ना, वो क्या बचेगा, 1/2d बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स बिकम्स 2x। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो ना भाई, इसको चिपका दो, मतलब x और माइनस एक्स वो निपट गया, तो d बाई टू प्लस डी बाई टू करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ d बचेगा। ठीक है, d बाई टू प्लस डी बाई टू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ d बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से गौर करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 से 2 भी जा चुका है निपट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब जो बचा तुम्हारे पास में, अच्छे से लिखेंगे इसको, PD नहीं पूरा लिखेंगे, तो द पाथ का डिफरेंस एट पॉइंट P, पाथ का डिफरेंस एट पॉइंट P इज, पाथ का डिफरेंस एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, एक्स डी बाई डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, एक्स डी ओवर क्या आ जाएगा सर, डी। ठीक है, क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है सर, बकायदा पूरा क्लियर है, इतना लंबा डेरिवेशन और फॉर्मूला सिर्फ एक्स डी बाई डी। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद रखिए कि एक्स क्या है, एक्स इज द पोजिशन ऑफ कंसर्न्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद छोटा वाला डी क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लेट्स, और उसके बाद बड़ा वाला डी क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट का प्लेन एंड द स्क्रीन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है। मैं यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना, इसको पहले अपन डब्बे में डालते हैं पहली फुर्सत में। ठीक है, पहली फुर्सत में भैया ये सब चीज कहाँ जाएगी, डब्बे में जाएगी, और उसको अपन लिख दें एक बार अच्छे से कि x क्या है तुम्हारे पास में, तो x है तुम्हारे पास में डिस्टेंस, x तुम्हारे पास में क्या है, डिस्टेंस ऑफ कंसर्न्ड पॉइंट, x क्या है तुम्हारे पास में, डिस्टेंस ऑफ कंसर्न्ड पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये x क्या है तुम्हारे पास में, डिस्टेंस ऑफ कंसर्न्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में छोटा वाला d क्या है, तो छोटा वाला d है अपने पास में डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन, छोटा वाला d क्या है तुम्हारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ठीक है, और बड़ा वाला d क्या है तुम्हारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो बड़ा वाला d क्या है अपने पास में, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन,
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन। इतनी आरामदायक बात है, जल्दी से इस पूरी कहानी का आप तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें, एक्स डी बाई डी, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट डिफरेंस। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से यहाँ से लेना स्टार्ट कर लिया होगा, नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आकर के इसका स्क्रीनशॉट तो अपना हो चुका है, डन 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 डन। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ले करके चलता हूं मैं पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज एंड द nth डार्क फ्रिंज के ऊपर। चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो हम पाथ डिफरेंस निकाल चुके थे, दैट वाज एक्स डी बाई डी। ठीक है, और यहाँ पे डी ऊपर आता है छोटा वाला डी और नीचे आता है बड़ा वाला डी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं भैया पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज या फिर nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो आ जाइए, पोजीशन फॉर, देखो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है, तो अपन nth ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। अगर आपको तीसरे वाले का निकालना होगा तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपन आते हैं पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज के ऊपर। ठीक है, रेडी? यस सर, रेडी। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, रेडी करें। देखो भाई क्या होता है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि पाथ डिफरेंस ना, एज वी ऑलरेडी नो कि पाथ डिफरेंस आ चुका था एक्स डी बाई डी। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस आ चुका था अपने पास में, इन जनरल आ चुका था एक्स डी बाई डी। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव, अगर ब्राइट फ्रिंज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस क्या हो सकता है, जरा गौर करेंगे। पाथ का डिफरेंस इन जनरल होता है लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स द फेस डिफरेंस। ठीक है, अब जरा गौर करना, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर होता है सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, तो जब ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे ना तो आर हैज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो आर हैज टू बी मैक्सिमम, तो देयरफॉर कॉस फाई हैज टू बी मैक्सिमम, और कॉस फाई की मैक्स वैल्यू क्या होती है सर, +1 होती है। कॉस फाई हैज टू बी मैक्सिमम, इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है सर, +1 होती है। ठीक है, तो ये कॉस फाई की जो मैक्स वैल्यू है ना +1, वो कितने कितने एंगल पे आती है भाई साहब, पहले तो ये आती है 0 के एंगल पे। ठीक है, उसके बाद फिर आती है 2 पाई के एंगल पे, फिर आती है 4 पाई के एंगल पे, फिर आती है 6 पाई के एंगल पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं तो मेरे को समझ में आता है कि फाई बेसिकली क्या हो जाएगा सर, 2n पाई के बराबर। ठीक है, और यहां पे मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि n जो होता है ना, n होता है सर, देखो 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कायदे से वैसे क्या फर्स्ट फ्रिंज आएगा, लेकिन ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो आप ना इसमें दरअसल ऐसे कर सकते हैं कि देयरफॉर अब अगर इसको देखा जाए तो पाथ डिफरेंस जो आता था ना लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेस डिफरेंस करके, तो अब जो फेस डिफरेंस है वो तो हो चुका है 2n पाई के बराबर। यहाँ पे जरा गौर करना अच्छे से, जो फेस डिफरेंस है वो तो हो चुका है 2n पाई के बराबर। ठीक है, फेस डिफरेंस क्या हो गया सर, 2n पाई के बराबर, तो 2n पाई लिख देना, 2 पाई कट जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए अच्छे से तरीके से, तो जो पाथ का डिफरेंस आएगा ना वो अपने पास में आएगा n लैम्डा, जो अपने पास में पाथ का डिफरेंस आएगा ना सर वो क्या आएगा अपने पास में, n लैम्डा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वाज ऑल डन, सेकंड इक्वेशन इज आल्सो डन। तो मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, बस जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स डी बाई डी तो था ही, इसको मैं एक्स एन कह देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, क्या हो जाएगा सर ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, तो जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे ना तो मेरे पास क्या बन जाएगा, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन d ओवर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n लैम्डा। तो देयरफॉर nth ब्राइट फ्रिंज की जो अपने पास में पोजीशन है ना, n लैम्डा d ओवर क्या हो जाएगा सर, स्मॉल d। ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है वो n लैम्डा d ओवर क्या हो जाएगा सर, स्मॉल d। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, यही था अपने पास में पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये वाला मसला समझ में आ गया पक्का। जैसे मान अपने को निकालना है कि भैया चौथा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनने वाला है, अपन को अगर निकालना है कि चौथा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनने वाला है, तो n की वैल्यू को 4 डाल देना। ठीक है, ये तूने सॉल्व किया, मान ले कि आंसर आ गया तेरे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आ गया अपने पास में, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो अपने पास में कहाँ गया वाला यार,
ये जो फ्रिंजेस ये रहा, ठीक है। मान ले कि ये अपने पास में सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से 6 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा चौथा वाला ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो अगर आपने n की वैल्यू 4 डाल दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, तो जैसा आंसर अगर 6 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब चौथा ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो 6 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, तो यहीं सेंट्रल मैक्सिमा से 6 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला पूरा फंडा बाकायदा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अपन ने किसकी बात कर ली? ये रहा अपने पास में पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, जिसको अपन अभी xn से कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ध्यान रखना है इस बात का, हम इस पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज को x सब्सक्रिप्ट n से कर रहे हैं रिप्रेजेंट। जब डार्क फ्रिंज की बात करेंगे ना तो xn और ऊपर फिर अपन डैश लगा देंगे, इस बात को भी खास तौर से ध्यान में रखना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है। आखिरी बात पे आते हैं बस बात, ठीक है। अब आते हैं इसके आखिरी बात पे, विच इज ये तो अपन यहां पे रखते ही हैं। अब आते हैं पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। करें शुरुआत, देते हैं इसको। तो अब आते हैं अपन किस पे सर? पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है भाई। ध्यान देना, डी से डार्क है तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज तो xn से था, तो डार्क के लिए अपन यहाँ पे xn डैश डाल देते हैं, ठीक है। याद कैसे करना है? डी से डार्क है, डी से डैश है। बोलो हाँ कि ना? चमका पूरा फंडा? यस सर, चमक गया, ठीक है। अब आ जाते हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है फॉर द पाथ डिफरेंस? सर जनरल फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस इज एक्स डी बाई डी। तो मैं इसको लिख देता हूं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज बेसिकली क्या हो जाएगा सर? एक्स डी ओवर डी हो जाएगा। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं किसके ऊपर सर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर आते हैं। तो देखो डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो देखो यार, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना वो अपन जानते हैं अंडर रूट ऑफ क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सर? 2ab cos फाई। तो आर बिकम्स मिनिमम जब cos फाई बिकम्स मिनिमम, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है सर -1, ठीक है। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 कितने एंगल्स पे आती है सर? पाई, 3 पाई कर लीजिएगा, 5 पाई कर लीजिएगा, 7 पाई कर लीजिएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया क्या? यस, ये वाला मसला अपना पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये अपने पास में आता है कि अगर मैंने cos फाई की वैल्यू मिनिमम कर दी तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दिस बिकम्स मिनिमम, हेंस फॉल्स इनटू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्कनेस की बात होगी, ठीक है। तो अब देखो यार, अगर मैं इस चीज को ना पूरा जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इस चीज को पूरा जनरलाइज कर दूं तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि फाई जो है ना सर, इसको अपन कर लेते हैं 2n-1 पाई, ठीक है। इसको अपन क्या कर लेते हैं? फाई इज इक्वल टू कर लेते हैं अपन क्या? 2n-1 पाई। यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना वो शुरू कर दो, पहले 0 पुट करो। 0 पुट करो अपने पास कितना? एक काम करो, 1 पुट करो, ठीक है। पहले 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 पाई मतलब पाई। n की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे तो 4, 4 - 1 3, तो 3 पाई। n की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो 6, 6 - 1 5 पाई, ठीक है। एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपने पास में क्या आ गया सर? फेज का डिफरेंस आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया सर? फेज का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये किसके लिए सर? डार्क फ्रिंजेस के लिए। किसके लिए? डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब जरा गौर करते हैं अपन। हम जानते हैं कि इन जनरल जो अपने पास में फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि पाथ का डिफरेंस, इन जनरल अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाथ का डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस, ठीक है। आया समझ के? नहीं आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पाथ का डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस, और फेज कितना आ गया सर? 2n-1 पाई। फेज कितना आ गया सर? 2n-1 पाई के बराबर में आ चुका है। तो एक काम करो ना, पाई से पाई को काट देना, ठीक है। पाई से पाई को अपन कट कर देंगे ना तो अपने पास में जो पाथ का डिफरेंस बचेगा, पाई से पाई को अपन कट कर देंगे तो अपने पास में जो पाथ का डिफरेंस बचेगा वो बचेगा लैम्डा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा सर? 2n-1, ठीक है। लैम्डा बाई 2, 2n-1, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ कि ना?
ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, अब करना है क्या, फर्स्ट बन चुकी है, सेकंड बन चुकी है। मैं आपको बस एक चीज कंफर्म करना चाहता था, अपने पास डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर? अपने पास में यहाँ पर बात हो रही है डार्क फ्रिंज, एनएथ डार्क फ्रिंज। तो एनएथ डार्क फ्रिंज के लिए अपन यहाँ पर बस एक डैश लगा देंगे। आई मेरी बात समझ में? एनएथ डार्क फ्रिंज के लिए अपन यहाँ पे बस एक डैश लगा देंगे। ठीक है, अब एक काम करेंगे, अपन इसको इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे ना, इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो कहानी में अपन कहां तक पहुंचने वाले हैं, जरा इस बात पे गौर करना पड़ेगा। कहां बचेगा सर? एक्स एन डी, एक्स एन डैश। और यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसमें सबको शिफ्टिंग करते हैं। तो इसका डी जाएगा ऊपर, तो लैम्डा डी, और नीचे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-1 अपॉन नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा, ये जाएगा नीचे डी, छोटा वाला डी जाएगा नीचे छोटा वाला डी, तो अपने पास क्या आ जाएगा सर? 2d आ जाएगा। बस ये अपने पास हो चुका है सर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, अगर आपको निकालना है कि चौथा डार्क फ्रिंज कहां बन रहा है, ठीक है, तो आप n की जगह 4 डाल दीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे। मान लो 6 सेंटीमीटर आंसर आया, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है चौथा वाला डार्क फ्रिंज। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, बाकी वैल्यूज कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास में पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात बाकायदा तरीके से समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। निपटाएंगे इसको यहाँ से, एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें पूरी क्लियर हो चुकी हैं। तो ये था अपने पास में कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं। तो उसी आपके फीडबैक पे काम करके होता क्या है कि वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।